तो अब तक के सफ़र में कोज़े अपने स्टूडेंट और अपने दिल के डर को भगाने के लिए अपने स्टूडेंट के साथ उसके परफॉर्मेंस का हिस्सा बनता है, जिस परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हुए हम कुछ फ्लैशबैक्स को देख पाते हैं जहां वो ये तय कर रहे थे कि उन्हें क्या परफॉर्म करना है, जिस पर कोज़े का जवाब होता है उसकी एक अजीब दोस्त अपनी हिम्मत खो चुकी है, जहां कोज़े उसे जगाना चाहता है। जो सुन उसके स्टूडेंट महसूस कर पाती है कि कुछ तो बदलने वाला है, जिसके साथ वो मंच पर आगे बढ़ते हैं और उस शांत पड़े मंच पर सबका ध्यान जाता है कोज़े पर, जहां किसी को भी उसके यहाँ होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। साथ ही इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि वो साथ बजाएगा अपने राइवल की बहन के। जहां फिर आगे वो दोनों अपनी जगह लेते हैं और परफॉर्मेंस शुरू करते हैं, जिस परफॉर्मेंस को दोनों साथ में काफ़ी सहजता से आगे बढ़ा रहे थे। जहां कोज़े के स्टूडेंट यानी नागी काफ़ी तक खुश थे कि उसने वो नोट भी बजा लिए जिन्हें बजाने में उसे काफ़ी मुश्किल हो रही थी या डर था, और बाकी लोग भी नागी की परफॉर्मेंस को देखकर काफ़ी तक हैरान होते कि नागी ने काफ़ी इम्प्रूव किया है। और ये परफॉर्मेंस सबको शांत होकर उस परफॉर्मेंस की ओर देखने पर मजबूर कर देता है। साथ ही नागी का सारा डर भी अब खत्म हो चुका है। उसे परफॉर्मेंस के दौरान जिन बातों का डर हुआ करता था अब वो उसके दिमाग से निकल चुके हैं। पर क्या कोज़े के साथ सब कुछ ठीक है? क्या उसे अब भी पियानो की धुनें सुनाई दे रही है? जहाँ वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा पर वो पियानो की धुनों को अब भी सुन सकता है। जो सभी बातें उसे फोकस करने नहीं देती, वो कुछ अलग करना चाहता है, वो इस धुन को बदलना चाहता है, जिसके साथ ही कोज़े पियानो की धुनों को बदल देता है, जिसकी धुन सुनते ही वहाँ बैठे लोग अचानक से चौंक जाते हैं, क्योंकि ये धुन बिल्कुल भी पहले जैसी अच्छी नहीं थी। जो धुन अब बदल चुकी है, जिससे नागी एकदम से घबरा जाती है कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए। और कोज़े आखिर सोच क्या रहा है? वो तो यहाँ मुझे सपोर्ट करने आया था ना, अब ये सारा जोर उल्टा मुझ पर क्यों आ रहा है? जिसे इस पर लगता कि कोज़े धोखेबाज था, उसने झूठ कहा, प्रैक्टिस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो भी धुन यहाँ बज रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो हर तरफ से बेसुरी है। जहाँ कोज़े बेस प्ले कर रहा है जिससे सारी मेलोडी गायब होती दिखाई दे रही है। पर क्या कोज़े फिर से धुनों को नहीं सुन पा रहा? तो इस बार ऐसा नहीं होता। इस बार ये सबक होता है नागी के लिए कि क्या वो कोज़े को अपनी धुनों को बर्बाद करने देगी, जिस पर वो भी जवाबी हमला करना शुरू करती है और धुनों को अपने हिसाब से इस तरह मोड़ती है कि वो कोज़े के बेस के साथ अलाइन हो जाती है और वो धुनें फिर से सुरमई हो जाती है, जो कहीं ना कहीं अरीमा के होने पर नागी के अस्तित्व को डोमिनेट नहीं करता। उल्टा वो ये दिखाता है कि नागी ने भी काफ़ी इम्प्रूव किया है और वो कोज़े के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबरी की धुनों को ललकार सकती है। और ये सब कुछ दूर बैठे एक लड़की भी सुन पाती है। और नागी ने इस पूरी परफॉर्मेंस में अपना जोर बढ़ा दिया है, जो कोज़े को मनमानी करने बिल्कुल नहीं देगी। जहाँ नागी वो नहीं बजा रही जो उसने प्रैक्टिस की थी, या उसे पता है वो बजा रही है जो उसने अब तक सीखा है, जो वो समझ पा रही है कोज़े के अभी के व्यवहार को देखकर कि वो किन धुनों की ओर और कैसे बढ़ रहा है। जो अभी महसूस कर पाती है कि उसकी सारी मेहनत आखिरकार रंग ला रही है। जो अपने ग्रोथ के साथ साथ अरीमा के बारे में भी याद कर पाती है, जिसे उसका भाई एक पावरफुल रोबोट की तरह मानता था। पर वो समझती है कि अरीमा कोई रोबोट नहीं, उसका दिल स्टील से या पत्थर से नहीं बना। वो भी चीज़ों को समझता है और वो उसके साथ बिताए सभी पलों को याद करती है, जहाँ उसने काफ़ी कुछ जाना और काफ़ी कुछ सीखा भी। और वहाँ मौजूद एक शख्स समझ पाता है कि आखिर कोज़े कर क्या रहा है। वो बेस लाइन को समझता है, साथ ही अपने पार्टनर को भी काफ़ी अच्छे से समझता है। वो उसे अलग अलग धुनों की तरफ गाइड कर रहा है और सिखा रहा है। और ये जो भी धुन बज रही है ये वॉल्ट्स हो सकती है, पर सिर्फ इनकी रचाई हुई वॉल्ट्स। और हाँ, शुरुआत में नागी ने पियानो अपने भाई के अटेंशन पाने के लिए सीखा था, पर जब वो आगे बढ़ी वो काफ़ी कुछ इसमें डूब गई। उसने भी खाना पीना छोड़कर खुद को पियानो बजाने में झोंक दिया और वो समझ पाए कि उसका भाई भी आखिर शायद ऐसा ही कुछ महसूस करता होगा। और फिर उसके दिमाग में कोज़े की बात चलती है कि तुम आखिर पियानो किसके लिए बजा रही हो। और इस पल वो भी रुक नहीं पाती और उसके धुनों में एक अलग ही तेज़ी और एक अलग ही चमक आ जाती है। और इस बार ये धुनें वो जीतने के लिए या बजाने के लिए नहीं बजाती, वो अपना मैसेज अपने भाई तक पहुंचाने के लिए शुरू करती है, जहां वो उसका भाई उसका हीरो है। साथ ही कोज़े के दिमाग में भी एक पल के लिए कावरी आती है, जो मैसेज कहीं ना कहीं उसके भाई तक पहुंचना शुरू होता है। और इस पल तक नागी काफ़ी तक थक चुकी है, पर पता नहीं क्यों वो फिर भी बजाना चाहती है। उसे एक अलग ही खुशी मिलती है। जहाँ ये धुनें कावरी तक भी पहुँचती है, जो गिरने का डर अपने दिमाग से निकालकर अपने पैर पर खड़ी होकर अपने हाथ हवा में फेरती है, जैसे उसने अपने हाथ में
एक वायलिन पकड़ाओ। जहाँ नागी मनी मन कोसे से पूछ लेती है कि आपकी धुनें रंग बिरंगी और खूबसूरत क्यों लगती है। जिन धुनों को सुनकर उसे अपने आंसू रोकने पड़ते हैं। जिस परफॉर्मेंस के एंड के साथ काओरी अपने वायलिन को छोड़ती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और स्टेज पर नागी अपने सारे डर, गुस्से और निराशा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ती है, जिसके साथ उसने एक शानदार परफॉर्मेंस को अंजाम दिया। पर आखिर में नागी का सवाल आरिमा से सिर्फ यही होता है कि क्या हो ये मैसेज उस तक पहुंच पाया होगा। आरिमा को उम्मीद होती है कि पहुंचा होगा, और क्या आरिमा भी उसे वेकअप कॉल दे पाया होगा, जिस पर आरिमा का जवाब होता है लगता तो है। और जहाँ स्टेज के पीछे नागी के दोस्त उसके पास आते हैं रोते हुए, जो उसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी सारे जज्बात महसूस कर पाए, पर वो उसको खुलकर नहीं कहना चाहते। और फिर आगे हीरो को आरिमा से पूछती है कि क्या तुमने कुछ महसूस किया, क्या म्यूज़िक मज़ेदार नहीं होता। और फिर बताती है किसी को प्रोग्रेस करते हुए देखने की एक अलग ही खुशी होती है। और कोजे भी समझ पाता है कि आखिर क्यों हिरोको ने उसको ट्रेन करने के लिए कहा। पर यह सब सिर्फ तूफान के आने से पहले की शांति होती है, जहाँ तभी ताकेशी पहुँचता है, जो कि नागी का बड़ा भाई है, जिस बारे में कोजे को अभी पता चला है। जहाँ ताकेशी काफ़ी नाराज़ है क्योंकि उसने उसके बहन के साथ परफॉर्म किया, और किस नज़र से देख रहा है वो उसकी बहन को, इस सब को लेकर काफ़ी चिंतित होता है। जिसके इतना जोर देने पर आरिमा के ऊपर उसे बचाने आती है नागी, और समझाते हैं कि आरिमा ने उसे काफ़ी कुछ सिखाया, उसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस दिए, जिसका कोई दूसरा मतलब ही ले लेता है ताकेशी, जिससे उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो वहाँ से भागना शुरू करता है। साथ ही दिसंबर में आने वाले पियानो कंपटीशन के लिए ललकार देके जाता है वो आरिमा को, जहाँ नागी अपने भाई को वहाँ से जाता हुआ देखकर वहीं बचपन वाला अपना भाई याद करती है, जैसा वो अपने भाई को फिर से देखना चाहती थी। और वो समझ पाती है कि उसकी फीलिंग का 10वां या 100वां हिस्सा ही सही, शायद कुछ तो पहुंचा उसके भाई तक। पर फिर भी सवाल होता है कि क्या सच में उसका म्यूजिक उस तक पहुंचा, जिस पर कोजो उसके सर पर हाथ रखकर कहता है तुमने एक कमाल का काम किया। और इसके साथ ही नागी के आंसू निकल पड़ते हैं और वो इस सब के लिए शुक्रिया अदा करती है कोजे का। और कहानी में आगे नागी के स्कूल का लड़का, जिसे आपने वॉयलिन कंपटीशन के दौरान देखा होगा, वो पहुंचता है नागी के पास, उससे पूछता हुआ आरिमा के बारे में कि क्या वो जानता आरिमा के बारे में, जिससे नागी भी चिढ़ जाती है कि तुम ऐसा मत दिखाओ कि तुम आरिमा को जानते हो। और वो आगे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास आरिमा का नंबर है, जिस पर नागी उसे चिढ़ाते हुए कहती है हाँ उसका नंबर भी है, और कल हमने जो टाकियाकी खाया था वो काफ़ी टेस्टी था। जो सुन उसकी आत्मा बाहर निकल आती है और वो वहाँ से रोता हुआ निकलता है, क्योंकि ये भी काफ़ी तक इंस्पायर्ड है आरिमा से, जो बात नागी नहीं समझ पाती। पर कर आगे हॉस्पिटल में काओरी कुछ बच्चों के साथ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बजाती है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, जिस दौरान कोजे वहाँ पहुँचता है, जिससे वहाँ मौजूद बच्चे पूछते हैं काओरी से कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर काओरी का जवाब होता है नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बस एक गधा है। जहाँ बच्चे भी उसे ये बोलकर छेड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे कोजे चिढ़ जाता है। पर घर आगे काओरी उसे वो धुन सुनाती है जो कि उसने बजाई थी, जिन पियानो के धुनों में वो जगह खाली थी जिसमें वॉयलिनिस्ट की ज़रूरत हो। जैसे काओरी थोड़ी चिड़ी होती है कि उसने दोबारा उसे वॉयलिन बजाने की याद दिला दी। जहाँ आगे कोजे कहता है कि मैं ये नहीं ढूंढ पा रहा कि ये सब कैसे ख़त्म होगा, जिस पर काओरी उसे निर्दयी कहती है। जहाँ कोजे उसे याद दिलाता है उनके साथ बिताए पल, जिसमें शॉपिंग के दौरान सारे बैग उसने पकड़े थे, और वो जब भी कुछ होता वो सारी बातें कोजे को बताया करती। वो उसके सामने चलती और कोजे उसके पीछे पीछे। जहाँ कोजे को सिर्फ ये याद है कि काओरी आगे चलती और उसे फॉलो करना पड़ता। कोजे ने हमेशा उसे पीछे खड़े होकर ही देखा है। और कोजे आगे कहता है जिस सबके साथ वो आगे कहता है कि वो नहीं जान पाएगा कि उन दोनों का सफ़र साथ में कैसे ख़त्म होगा। वो तो हमेशा सिर्फ उसको फॉलो करता रहेगा, जिसके बदले कोजे उससे एक मौका मांगता है, एक मौका फिर से उसके साथ खड़े होने का, और रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ एक बार और फिर से परफॉर्म करो। जिस पर काओरी कहती है लेकिन, और कोजे उसकी बात काटते हुए कहता है तुम कोई राजकुमारी नहीं, तुम एक बेकरी ओनर की बेटी हो जिसे कैनोले काफ़ी पसंद है, तुम किसी कहानी की हीरोइन भी नहीं हो। जिस पर कोजे कहता है कि वो फिर से कभी रेवेल नहीं बजा पाएगा, और रिक्वेस्ट करता है काओरी से उसके साथ फिर से एक बार और परफॉर्म करने के लिए। और आगे कहता है क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम वो बुला पाओगी। जो सब सुन वो कोजे को फिर से निर्दयी कहती है, जिस पर कोजे सिर्फ ये कहता है कि तुम जानती हो कि मैं गधा हूँ। जिस पर काओरी अपने मन में सोचती है कि हवा ठंडी और सूखी हुई थी,
धुले हुए चादर हवा से लहर रहे थे और मेरे सामने एक निर्दयी लड़का जो मुझे कह रहा है अपने सपनों को फिर से जियो। जहाँ कावरी संतुष्ट थी कि उसके सपने लगभग पूरे हो चुके हैं और वो मान चुकी थी कि ये सब काफ़ी है, और फिर तुम आए इस ठहरे हुए जज्बात को फिर से हलचल में लाने के लिए, जिसके बाद शायद कावरी रो पड़ती है। जो देख वहाँ बच्चे उसकी वजह कोज़ो को समझकर उसे पीटना शुरू करते हैं। जो देख कावरी फिर से हंसना शुरू कर देती है और मनी मन सोचती है मैं काफ़ी लालची हूँ तो मैं फिर से अपने सपनों को जीऊंगी। एक सपना जिसमें हम दोनों ही साथ मिलकर दोनों को छेड़ेंगे। और इस सब के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। जानता हूँ काफ़ी समय बाद एपिसोड आया, पर आगे जो भी होने वाला है उसकी उम्मीद शायद आपने भी ना की हो। पर कम से कम इस वीडियो को 100 लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन आगे वीडियो बनाने के लिए। और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।